एक्चुअल में न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में आता है और हमें पता ही नहीं चलता। तो वो एक बार एग्जाम्पल से सीखते हैं बेटा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, देखना ध्यान से, और काफी अजीब होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, अदरवाइज करना इनको काफी डिफिकल्ट हो जाता है। क्वेश्चन आपको इस तरह से आता है, लेटेस्ट इस तरह से कुछ क्वेश्चन आएगा आपके पास में, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन आके, लेट से मैं बैटरी भी मान लो बेटा कनेक्ट कर देता हूं। लेट से 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, इनकी वैल्यूज हमें दी हुई है 6, 2, 4 एंड 3, और इसकी वैल्यू है 5। लेट से बेटा ऐसा कुछ कंडीशन है, और वो आपसे पूछता है, लेट से करंट आई इज देयर, व्हाट इज करंट इन द सर्किट। हालांकि आई कैन आस्क करंट इन एनी ऑफ द ब्रांच, बट दैट वी विल लर्न लेटर ऑन। अभी एक बार स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। व्हाट इज करंट इन सर्किट, एंड करंटली आई एम इंटरेस्टेड इन दिस करंट आई। ठीक है बेटो, आई होप ये बात समझ आती है क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। डन। चलो, अब बेटा इस सर्किट को देखो, कई बार क्या होगा, इस सर्किट को देख के इसको सॉल्व करना बहुत टफ है, हमें केवीएल केसीएल की जरूरत पड़ सकती है। बट यदि ये व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन में आता है तो हमें एक फायदा हो जाएगा। क्या, देखे जरा, इसमें आमने सामने के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लो, मन में ही कर लो। तो देखो बेटा 6 इंटू 2 कितना होता है, 12, एंड 4 इंटू यस सर। 3, इज दिस ऑल्सो 12। 12। तो हमें पता है आमने सामने के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट सेम है, हेंस वी कैन से दैट दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन, एंड वी कैन, इन दिस ब्रांच देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग, वी कैन रिमूव दिस ब्रांच। सो व्हाट्स द वे ऑफ सॉल्विंग दिस थिंग, हमेशा ध्यान रखे बेटा, वी कैन रिमूव द ब्रांच in which current is not flowing। यदि हम किसी तरह ये पता लगा लें इस ब्रांच में करंट नहीं जा, तो उसे हम हटा सकते हैं, उसे काट सकते हैं बेटा। तो इनडायरेक्टली इस ब्रांच का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, देयर इज नो सेंस ऑफ दिस ब्रांच, सो आई कैन रीड्रॉ दिस सर्किट लाइक दिस। सी यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बेटा, 6 ओम, 6 ओम, 3 ohm, 4 ohm and 2 ohms satisfy balanced wheat stone bridge condition, satisfy balanced wheat stone bridge condition। ये बेटा बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, दिस सर्किट कैन बी रीड्रॉन, वी कैन रीड्रॉ द सर्किट लाइक 6, 3, बीच वाली ब्रांच को हम चाहे तो हटा सकते हैं, देयर इज ऑफ नो यूज ऑफ दैट ब्रांच। अब ये जाना पहचाना सवाल लग रहा है, क्या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है तुम लोगों को। यस सर। यस सर। तो कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, करो जरा अब आगे, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पूरे का, और फिर करंट निकाल दो। जस्ट डू इट, दिस इज वेरी इजी नाउ। बीच वाली ब्रांच को हटा ही देते हैं बेटा, जिसका व्हीट स्टोन ब्रिज मिल गया तो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। नाउ जस्ट ट्राई फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस and then find the current. Do this now, all of you. Tell me what is the value of current and what is equivalent resistance. सर आर इक्विवेलेंट आ रहा है 5/18 ओम और आई आ रहा है 36 एम्पियर। 5/18 आ रहा है क्या। यस सर। यस सर।
यस सर। अरे रिवर्स करना भूल गए क्या तुम लोग? कर दिया। सर 54/15 आ रहा है सर, रिवर्स करने के बाद। हाँ 54/15 आ रहा होगा। हाँ सर। यस सर। चलो देखो यस बेटा, सर। इसके बाद क्या करें? इसके बाद तो बिल्कुल ही बेसिक है, 6 और 3 सीरीज में, 4 और 2 सीरीज में। तो इसका नया सर्किट क्या बन जाएगा देखो, 6 और 3 का मिलकर के हो गया 9 और 4 और 2 का मिलकर के हो गया 6। तो नया सर्किट ये बना, और उससे फिर आगे बढ़ोगे बेटा तो फिर एक और नया सर्किट 9 और 6 का इक्विवेलेंट। तो इसका इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं 1/r इक्वल टू, वैसे तो 2 के लिए डायरेक्ट भी सिखाया गया है। सो दिस इज 36, 4 प्लस 6, आई होप सही कर रहा हूं मैं। तो r की वैल्यू आ जाती है 36/10, सो 18/5। तो बेटा 5/18 नहीं होगा। तो यहां से देखो इसका नया सर्किट ड्रॉ होगा, सो दिस इज 18/5। और बैटरी कितनी है? 10 की। तो करंट कितना आ जाएगा? V/R। यस यस सर। सर। सो दिस इज 2.77 एम्पियर। 50/18। So we can cut it by 25/9 ampere. Good. फिर बेटा बात समझ यस आती सर, है कि सेम आ रहा है सर। यस सर। कैसे सॉल्व करेंगे हम। सी समटाइम्स हमें ये ध्यान में रखना होगा बेटा, कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें हम ये सब पूछे, तो एक बार तुरंत दिमाग लगा लो केवीएल केसीएल लगाने से पहले कि क्या व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन तो नहीं है ना। एक बार ये दिमाग जरूर लगा लेना चाहिए कि कहीं ये क्वेश्चन हमें व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन पे तो नहीं है। यदि बैलेंस कंडीशन पे है तो केवीएल केसीएल लगाने की मेहनत से हम बच जाते हैं। गुड। यस सर। आगे बढ़ा जाए, चलो। सर अगर अभी सर केवीएल केसीएल लगा देते तो सर आंसर सेम थोड़ी आता अभी। नहीं बिल्कुल आते बेटा, बट बस वही है कि थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाती है, इक्वेशंस वगैरह बनती है, सॉल्व करते हैं, आंसर तो वही आता, क्या दिक्कत है? वही आता बेटा, इसमें जीरो आ जाता ऑटोमेटिक करंट। समझ गए? यस। यस सर। हाँ आंसर सही आता, बट लेंथ बहुत बढ़ जाती है। हमारे पास 3 वेरिएबल होते हैं बेटा केवीएल केसीएल के। ठीक है, यस सर। चलो एक और क्वेश्चन है, देखे करो जरा। देखो सर्किट देख के भी तुम्हें पहचानना पड़ेगा थोड़ा सा कि क्या कुछ बन रहा है क्या। ये 2 पॉइंट्स है ए एंड बी, ये आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये 2R और ये आर। तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है सर्किट का, आर इक्यू बिटवीन ए एंड बी। अब तुम्हें वैसे तो टॉपिक चल रहा है तो नजर आना चाहिए, एग्जाम में सडन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो दिक्कत होती है। बाकी टॉपिक चल रहा है तो नजर आना चाहिए कि कहाँ बन रहा है क्या कुछ। बेटा डन, आंसर क्या आ रहा है?
अच्छा, किसी को हिंट है तो बताओ क्या करोगे? सर यहाँ पे सर पावर कट हो गया सर, पीसी जाएगा बंद हो सर। गया। अच्छा बेटा, मैं पूछ रहा हूँ बेटा, किसी को हिंट है तो बताओ जरा क्या करोगे इसमें, सर्किट में? तो 2R हट जाएगा। हाँ, 2R हट जाएगा, बहुत बढ़िया। बस अब तो कर लो, सबको हिंट मिल गया। देर इज नो यूज ऑफ दिस 2R इन बिटवीन। इसको हटाओ, सॉल्व करो। R बाय 2। क्या बेटा? R बाय 2 आएगा क्या? हाँ हाँ हाँ, नो 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 नो, हाँ सही है। यस सर, R बाय 2। बेटा जब भी कभी ये 5 रेजिस्टेंस का ग्रुप दिखे, देखो कहीं आमने सामने वाला प्रोडक्ट सेम क्या, तो आर मल्टीप्लाई बाई आर, आर स्क्वायर, आर मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर, मतलब ये व्हीट स्टोन ब्रिज बना रहा है। रिमूव 2R, इसका कोई यूज नहीं है, तो नया सर्किट कैसा बन गया देखो। आर 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 एंड आर, दिस इज द न्यू सर्किट, दैट्स इट। अब इसका निकालने तो बताने की जरूरत ही नहीं है। दो सीरीज एंड देन तीनों पैरेलल। तो यहां से देखो बेटा, आर और आर सीरीज में मिलके 2R हो जाएंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन का दिस इज अगेन 2R एंड दिस R. Now these three are in parallel, we can find the equivalent. The answer will be R by 2. अरे जो पहले क्या था वही कर रहे हैं, बस एक नए टॉपिक को इन्वॉल्व कर दिया है कि बीच वाली ब्रांच को हटा दिया ना है, दैट्स इट। बाकी वी हैव डन दिस अर्लियर ऑल्सो, फाइंडिंग इक्विवेलेंट। भाई एक ही तो चीज नहीं सीखने को मिली कि बीच में जो पॉइंट आ रहा है उसको रिमूव कर देना है। क्लियर? यस सर। बढ़े आगे। बेटा देखो, ये दिमाग में रखना ही पड़ेगा, यदि ये दिमाग में नहीं है तो कभी नहीं कर पाओगे। कैसे पता चलता है? सी ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है, मतलब एक बार के लिए सोचना चाहिए तुरंत, क्या ये बीच का रेजिस्टेंस को, क्योंकि ये गड़बड़ करेगा, क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा। तो इसका क्या कुछ मैं व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप से बना सकता हूँ 5 रेजिस्टेंस? यदि बन रहा है, प्रोडक्ट सेम है, तो हटा दो इसको बीच में से और नॉर्मल सवाल बन गया। सो दिस इज समथिंग विच यू विल हैव टू रिमेंबर। बेटा ध्यान लगाओगे तब भी वो चीज आएगी, ऐसे नहीं आएगी वो चीज। आप ध्यान दोगे, दिमाग लगाओगे तो अपने आप कर पाओगे। तो ऐसे सर्किट में कई बार क्या होता है, जब करंट फ्लो आपका नहीं हो रहा है किसी ब्रांच में, जब आपको पता है कि इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, तो हम उस ब्रांच को हटा सकते हैं, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जब किसी ब्रांच में करंट नहीं जा रहा है, देन वी कैन रिमूव दैट ब्रांच। उस ब्रांच का कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है हमारे लिए। ये बात हमें समझ में बेटा आनी चाहिए। क्या आ रहा है क्या समझ में? हाँ नहीं? यस सर। यस सर। ये तो चलो व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया, बट यदि किसी और केस में सर्किट ओपन है, मान लो सर्किट खुला है किसी साइड से, सर्किट को क्लोज ही नहीं किया हुआ एक तरफ से, तो उस ब्रांच में भी करंट नहीं जाएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी मान लो आ जाते हैं, तो वहां पे भी ध्यान होना चाहिए। वैसे आएंगे नहीं, बट लेट्स से यदि आ जाता है तो हमें तुरंत उसका भी ध्यान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जब इसका करंट का डिस्कशन कर ही रहे हैं तो लेटेस्ट से बेटा, ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, ये भी रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, ये भी रेजिस्टेंस आर, और ये रेजिस्टेंस आर, और ये रेजिस्टेंस आर। अब ऐसा सर्किट को खुला छोड़ दिया इधर, और पॉइंट बोले हैं ए और बी। तुम्हें पूछते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ इसका बिटवीन ए एंड बी। अब तुम्हें दिमाग लगाना पड़ता है बेटा ऐसे सवाल में कि किसी 11 R, नहीं बेटा, 11 R by 1/4.
नहीं, रट्टा मारी हुई चीज पे ना बोले, आंसर सॉल्व करके बताए क्या आएगा। तो बेटा ए और बी के बीच में हमें मान लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, तो कैसे करें? तो क्या तुम देख के बता सकते हो क्या करंट किधर नहीं जाएगा? दिमाग लगाओ जरा, कोई बोल सकता है क्या? ये बीच के दोनों हैं। नहीं बेटा, यहाँ सर नहीं। लास्ट के दोनों आर पे। सपोज करो यहाँ से करंट चला तो जाएगा जाएगा, इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा, क्यों नहीं होगा? इधर देखो पाथ आया वापस आने के लिए, इधर जाएगा इधर जाएगा। बट ये जो रेजिस्टेंस है, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ से यदि मैं इधर करंट भेजूंगा तो वो करंट बोलेगा आगे कहाँ जाऊं भाई, आगे कोई जगह है क्या जाने के लिए? नो सर। सिमिलरली इधर से बेटा इधर आगे जाने की कोई जगह नहीं है, तो देखते हैं तो इन दोनों रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, बेवकूफ बनाने के लिए दिए हुए हैं। देयर विल बी नो करंट इन दीज टू। तो अब तो सर्किट आपका बिल्कुल ही खत्म हो गया, नया क्वेश्चन बन गया, इन दो का कोई मतलब ही नहीं है। तो अब क्वेश्चन आपका ये है, मतलब वो केवल बेवकूफ बनाने के लिए दे देते हैं कई बार। नाउ दिस इज क्वेश्चन, क्या आप इसका निकाल सकते हैं? अरे ये तो आसान है, यस इन सर। पॉइंट्स के बीच। ट्राई इट, ये तीनों सीरीज में हो गए, देन इसके साथ पैरेलल में, देन फिर जो आया वो तीनों सीरीज में। ट्राई डू, जल्दी से करो फटाफट से। बेटा कॉन्सेप्ट वही है, यहाँ पे इस ब्रांच को क्यों रिमूव करते हैं? लॉजिक इज करंट नहीं जाएगा, वो कैसे हमें पता है? वो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन से। यहाँ कैसे? यहाँ कॉमन सेंस पता है कि इधर करंट निकला तो आने के पाथ भी तो होना चाहिए, सर्किट कंप्लीट भी तो होना चाहिए, सो देयर इज नो यूज ऑफ दीज टू रजिस्टर हियर। सर 3R/2। देखो बेटा कितना आएगा, मुझे नहीं पता आंसर, सॉल्व करो अच्छे से, निकाल लेते हैं। देखो सर 11R/4 आ रहा है। ये दो पैरेलल सॉल्व करो बेटा, आर और आर। सर ये जो स्टार्टिंग के दो आ रहे हैं इनको, मतलब ये जो स्टार्टिंग के तीन आ रहे हैं इनको पैरेलल हाँ, सीरीज में नहीं ले सकते? ये सीरीज है बेटा, ये तीन बेटा देखो तो इस, फर्स्ट वाले। नहीं पहले यहां तक तो आना है हमें, हमें पीछे से शुरू करना पड़ेगा ना बेटा। देखो यहाँ से पॉइंट पे तो हमें इन दोनों के बीच में निकालना है, तो हम सर्किट को छोटा करते हुए चलेंगे। आपको यहां से देखोगे तो हम पहले इनको नहीं ले सकते, जैसे कि ये सर्किट है तो पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना। आपको याद है ये वाला प्रॉब्लम और वो वाली प्रॉब्लम जो हमने बीच में की थी कई सारी? तो इसमें पहले हम इस ऊपर वाली ब्रांच को सॉल्व करते हैं ना, फिर इसको देखते हैं। तो उस तरह से पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ये तीन सीरीज में दिख रहे हैं हमें सीधे सीधे, फिर इससे जो आएगा वो पैरेलल दिख रहा है, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा 3R/4। अब ये तीनों सीरीज में है जो आया, हम इनको सीरीज क्यों नहीं ले सकते डायरेक्ट? क्योंकि इनके पीछे हम कुछ छोड़ के आ रहे हैं। क्या बात समझ में आई? यस तो सर। पहले इसको solve करना पड़ेगा हमें। सो दिस इज द, अब इसको ऐड कर लो तो आंसर आ जाएगा हमारा, तो यहां से फिर आंसर आएगा, ठीक है। अब तीनों सीरीज है तो दिख ही रहा है, 4+4+3 तो 11R/4। तो ऐसे कोई डरते नहीं है, कभी कभी ऐसे सर्किट खुला रह जाए छूट जाए तो तुरंत सोच लेना इस खुली तरफ करंट ही नहीं जाएगा, उस तरह से। डन, आगे बढ़े हम। यस सर। यस सर। ध्यान रखना है क्या बात बेटा, देखो ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज में तो हम डायरेक्ट पहचान जाएंगे, बट कभी कभी यदि सर्किट ऐसा आता है जिसमें डायरेक्टली नहीं दिख रहा बट ब्रोकन सर्किट है, कहीं से जुड़ा हुआ कंप्लीट नहीं है, तो दिमाग लगाओ कि इधर करंट जाएगा क्या उसके अकॉर्डिंग। नहीं जाएगा तो खत्म करो उसको, छोड़ दो उस ब्रांच को, लाइक दैट, ठीक है। चलो
अभी अब जैसे आप 12th में आई हो और स्कूल में 1 साल से जा नहीं रहे हो, तो आई बिलीव फिजिक्स लेबोरेटरी देखने का मौका नहीं मिला होगा, तो पता नहीं होगा हमें कि व्हाट इज द व्हीटस्टोन सॉरी मीटर ब्रिज। बट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू ग्रेड 12। बेटा आपके ग्रेड 12 में प्रैक्टिकल होगा ही होगा, ये प्रैक्टिकल जो अभी हम डिस्कस करेंगे इसका प्रैक्टिकल होगा ही होगा अपने 12th में, और आपके फाइनल एग्जाम में भी इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल आता है। बेटा अभी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं दिस इज द पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, बट मैं थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्स में जाके आपको ये सब समझाऊंगा ताकि हम प्रैक्टिकल रिलेटेड वर्क भी कर पाए इनका। आपको अलग से बहुत कुछ ज्यादा स्टडी करने की नीड नहीं होगी प्रैक्टिकल के लिए, इन टॉपिक्स के लिए जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। सो दिस विल बी बेनिफिट फॉर अस कि अभी हम इस चीज को कर लेंगे तो प्रैक्टिकल का पार्ट भी हमारा कवर कर लेंगे हम उसमें। सो व्हाट इज मीटर ब्रिज? बेटा एक्चुअल में ये भी एक डिवाइस है, device used to find unknown resistance। अगेन बेटा ये भी एक डिवाइस है जो अननोन रेजिस्टेंस को यूज फाइंड करने में काम आती है। ट्रूली स्पीकिंग बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज एक जनरलाइजेशन है, मतलब एक तरीका है, इस तरीके को इंप्लीमेंट करती है ये डिवाइस प्रैक्टिकल लाइफ में। सो इसका जो प्रिंसिपल होता है मेनली बेटा, वो प्रिंसिपल हम जो बोलते हैं वो किस पे बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड डिवाइस, ध्यान से समझते चलना, बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। पहली बात तो मीटर ब्रिज का काम क्या? इसका काम है सर अननोन रेजिस्टेंस निकालना। प्रिंसिपल क्या होगा इसका? व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड होगा। कैसे? अभी सीखेंगे। अब फिर बेटा आता है इसका कंस्ट्रक्शन और इसका क्या स्ट्रक्चर वगैरह होता है। तो बेटा कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर जो है वो मैं अभी डायग्राम बना के आपको बताऊंगा, बट उसको लैंग्वेज में आपको लिखना है इसको, है ना बेटा। तो दिस आई विल लीव फॉर यू एंड आई विल ऑल्सो शेयर अ डॉक्यूमेंट, डोंट वरी। मैं एक डॉक्यूमेंट भी शेयर करूंगा जिसमें ये सब लिखा हुआ भी मैंने लिख रखा है बेटा अपनी लैंग्वेज में, उसको भी तुम फॉलो कर सकते हो। बट मैं चाहता हूं ये तुम खुद से लिखाओ एक बार मेरे समझाने के बाद। सो व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन? इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है? तो बेटा हमारे पास यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक मीटर लंबा वायर लेते हैं हम, अ वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ टेकन, लेट्स से AB। एक 1 मीटर लंबा बेटा वायर लेते हैं हम, दिस इज ऑफ अराउंड 1 मीटर लेंथ, इसकी अराउंड 1 मीटर लेंथ होती है, इसीलिए इसका नाम भी मीटर ब्रिज है। इस वायर से एक तरफ में बेटा इस तरह से हम 3 एक तरह से कॉपर स्ट्रिप्स लगी होती है, ऐसे बीच में एक और 2 ऐसे इससे एंड से जुड़ी होती है, ऐसे एल शेप की होती है 2 और एक आपकी नॉर्मल शेप में होती है बेटा, और ये वायर होता है यहाँ पे, ठीक है। और हम क्या करते हैं यहाँ पे बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, वो ऐसे इस बीच वाली स्ट्रिप से कनेक्टेड होता है, और यहाँ पे इसको बैटरी से कनेक्ट किया जाता है इस तरह से। आपकी बैटरी वगैरह हो जाएगी, ये की हो जाएगी, ये बैटरी हो जाएगी बेटा। और जो लेफ्ट हैंड साइड होगा यहाँ पे आप एक नॉन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता, जैसे लेट मी कॉल इट x, ताकि हमें याद रहेगा x का मतलब अननोन के लिए लेते हैं हम जनरली, बुक्स में r लेते हैं बेटा जनरली, आई एम टेकिंग इट x सो वी कैन रिमेंबर इजीली। x का मतलब अननोन, हमेशा याद रखना। दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल बेटा, प्रैक्टिकल करते टाइम आप किधर भी ले सकते हो, बट पता होना चाहिए किधर लिया है। बट बुक्स के अकॉर्डिंग, हमें बुक्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड में अननोन रेजिस्टेंस लेंगे, बाकी प्रैक्टिकल में वी कैन टेक एनी साइड, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आती, सही आता है। और इस तरफ आप एक नॉन रेजिस्टेंस लिया जाता है, लेट्स कॉल इट सम वैल्यू r। दिस r इज नॉन रेजिस्टेंस। व्हाट इज r? दिस इज नॉन रेजिस्टेंस। अच्छा बेटा ये तो वर्किंग में आएगा। सो व्हाट इज कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन में वी कैन से बेटा देयर इज अ 1 मीटर लॉन्ग वायर इन द मीटर ब्रिज, ठीक है। और आप में कुछ पॉइंट्स लिख ही देता हूं बेटा इन शॉर्ट। a 1 meter long wire having resistance per unit length, resistance per unit length as R।
सो व्हाट इज स्मॉल आर? स्मॉल आर इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, मतलब इसका पूरी वायर का रेजिस्टेंस मेजर किया और उसको लेंथ से डिवाइड कर दिया, तो उस वैल्यू को आर बोल रहे हैं बेटा हम। एंड कॉपर स्ट्रिप्स होगी बेटा आपके पास में इस तरह की, 12 शेप एंड 1 हॉरिजॉन्टल या रेक्टेंगुलर आप बेटा बोल सकते हैं ना सिंपली। उसके बाद हमें क्या चाहिए रहेगा? अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, लेट्स नेम देम पॉइंट्स पी क्यू, ठीक है। इस तरह से बेटा पी क्यू नाम दे देते हैं और इसको क्या नाम दें हम? आर तो ले लिया यहाँ पे, एस ले लेते हैं ना। कनेक्टेड बिटवीन पी एंड क्यू एंड नॉन रेजिस्टेंस बिटवीन एस एंड टी। A battery and key is connected across ends of wire. बट मेरी सजेशन है ये खुद से बनाना सीखे हम, ये खुद से लिखना सीखे बेटा, इसको रट्टा ना मारे। इवन विद द प्रॉपर लैंग्वेज आई विल शेयर द डॉक ऑल्सो बेटा विद यू। बट क्या बात समझ में आई क्या? मोटी मोटी कैसे लिखना है समझ आता है क्या बेटा? आई होप दैट इज क्लियर। यस सर। बेसिक सी चीजें देखो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। एक तो डायग्राम ध्यान रखना पड़ेगा, वही तो किया है मैंने। जो डायग्राम बनाया ना देखो, उसको यहाँ लिख दिया है। देयर इज नथिंग न्यू आई हैव डन। मैंने जो डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया उसी मैंने यहाँ लिख दिया कि 3 कॉपर की स्ट्रिप्स हो जाती है। अच्छा, कई बार मटेरियल डिफरेंट भी हो सकता है, नॉट अ हार्ड एंड फास्ट, है ना। तो बुक में हमारे पास जो दिया हुआ है उसके साथ जा सकते हैं हम। जनरली कॉपर और एल्यूमिनियम आपके अच्छे होते हैं कंडक्टर, तो बेटा उनकी स्ट्रिप्स को प्रिफर किया जाता है ना। सो बुक में यदि कोई और नाम भी दिख जाए तो डर नहीं है। एक्स हो गया, आर नॉन हो गया जैसे, और इसका पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस है आर। तो अब इस सवाल को कैसे किया जाए बेटा, इसको कैसे किया जाता है? तो यहाँ पे बेटा जोकी होती है एक हमारे पास, जे। जोकी क्या होती है आपने देखा होगा, नहीं भी पता तो उसको स्लाइड कर सकते हैं बेटा वायर पे। वी कैन स्लाइड दैट जोकी ओवर द वायर। तो यहाँ पे अब इसकी वर्किंग में क्या होगा बेटा? वर्किंग में हम लिखते हैं टर्न ऑन द की को बेटा ऑन कर देते हैं हम, एंड देन वी स्लाइड जॉकी ठीक है बेटा। जॉकी रहती है यहाँ पे जिसको स्लाइड कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। सो दैट्स अ सिंपल थिंग, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको देखने में भी आ जाएगा बेटा। इजी सी सिंपल सी चीज होती है। कभी किसी ने देखा है क्या ये सेटअप? यस सर। मीटर ब्रिज का सेटअप आई होप किसी ने देखा हो। यस सर। यस सर, इन द लैब। हाँ, तो ये होता है बेटा, इसकी KEY होती है शायद स्पेलिंग, एक बार कंफर्म कर लेना बेटा। इट इज वेरी कंफ्यूजिंग क्योंकि जो कि ब्रांड के नाम से अलग ही वो रहती है। सो विल कंफर्म दिस, है ना, आप भी कंफर्म कर लेना। सो दैट इज ए जो कि उसको स्लाइड करते हैं। कब तक स्लाइड करेंगे कोई बता सकता है? याद करके, ध्यान करके, व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या कंडीशन थी? जब तक बैलेंस ना हो जाए ना, जब तक यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन ना आ जाए तब तक इसको स्लाइड करते रहेंगे इस पे। सो देन वी स्लाइड द जोकी टिल वी गेट 0 डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। यही तो कंडीशन थी एक तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज की, प्रैक्टिकल करने के लिए इन गैल्वेनोमीटर। तो बेटा जैसे ही बताओ 0 डिफ्लेक्शन आया, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन बन गई? आती है बात समझ में? अरे आ रहा है ना? यस सर। तो अब बेटा देखो ध्यान से, हम क्या बोलते हैं, लेट 0 डिफ्लेक्शन कम्स एट लेंथ। वायर की लेंथ मेजर करने का तरीका होता है बेटा, स्केल लगी होती है। एट लेंथ L1 सेंटीमीटर, L सेंटीमीटर फ्रॉम एंड A,
तो यहाँ पे बेटा देखो क्या सिचुएशन बन गई। यहाँ आपके पास एक्स रेजिस्टेंस है जो आपको निकालना है, इसके थोड़ी दूर में यहाँ पे हमारे पास में बेटा आर लगा हुआ है जो हमें पता है, और यहाँ पे हमने जब वायर को जो कोट करवाया, मान लो यहाँ पे बैलेंस कंडीशन आ गया, सो दिस इज एल, तो व्हाट विल बी दिस, एल सेंटीमीटर है, तो कैन आई राइट 100 माइनस एल सेंटीमीटर। L minus X. बेटा ये 100 थी टोटल, Yes, sir. 1 मीटर का वायर होता है, तो ये लेंथ कितनी हो गई 100 माइनस एल सेंटीमीटर। नाउ देयर इज जस्ट बेटा नॉर्मल पॉइंट, कैसे आपको पता है कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन यूज कर सकते हैं यूजिंग बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसके लिए हमें अलग से डेरिवेशन की नीड नहीं है, व्हाट वी कैन राइट, अब हमने याद किया हुआ अपोजिट रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट सेम होता है, सो x मल्टीप्लाई बाई इसका अपोजिट रेजिस्टेंस, तो बेटा इसके अपोजिट देखो लेंथ जो है वो है 100 माइनस एल, और यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना था R, so what will be resistance of 100 minus L? Is it 100 minus L into R? अरे सिंपल बात है, कैसी बातें करते हो, एक पेन 5 रुपए का आता है, तो 10 पेन कितने रुपए के आएंगे, हे भगवान ये कौन सी रॉकेट साइंस पूछ ली सर 50। क्या किया तुम लोगों ने, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस R है, तो 100 माइनस L लेंथ का कितना होगा बेटा, क्या एक यूनिट के उससे मल्टीप्लाई कर दूं, यस सर। दिस इज इक्वल टू व्हाट, अरे इसको मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई बाई R, व्हाट इज दिस R, दिस इज रेजिस्टेंस दिस L, अरे समझ पा रहे हो, यस सर। तो देखो x चाहिए तुम्हें, x विल बी इक्वल टू R से R कट जाएगा, x कम आउट टू बी L अपॉन 100 माइनस L मल्टीप्लाई बाई R, so this is the formula, we can remember also L upon 100 minus L into R. See beta, we know what is R because we have set up, we have measured what is L and what is 100 minus L. L मेजर कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल करते हैं तब 100 माइनस L और इससे आंसर आ जाता है। अब बेटा जब आप प्रैक्टिकल करते हो ना, तो प्रैक्टिकल करते टाइम आप 5 रीडिंग्स लेते हैं डिफरेंट R को यूज करके, यहाँ R बदलते जाते हो आप और ये लेंथ बदलती जाएगी कोरिस्पॉन्डिंग, और आप x की 5 रीडिंग्स लेते हो और उन 5 का एवरेज करके आप रिजल्ट को प्रोड्यूस करते हो। बट एग्जाम में हमें क्वेश्चन आया उसमें 5 रीडिंग्स की जरूरत नहीं होगी, वो वैल्यू देंगे L और R की, हमें तुरंत आंसर आ जाएगा। और अगेन क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्शन पे आ सकता है मीटर ब्रिज के, तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन हमें बताना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? सी दिस इज नॉट अ बिग थिंग बेटा, आपको कुछ बेसिक बातें दिमाग में रखनी है, कैसे इसकी बनावट। सर एक 1 मीटर का वायर लेते हैं, उसके 2 एंड्स पे एल शेप लीफ स्ट्रिप्स या लीफ लगा देते हैं, जो भी बोलना हो बेटा, लीफ्स यूज कर लेते हैं, कॉपर के स्ट्रिप्स यूज कर लेते हैं, एंड बीच में एक रेक्टेंगुलर टाइप की हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप रहती है जो 2 रेजिस्टेंस को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने में काम आती है। ऑन द लेफ्ट साइड बिटवीन P and Q वी आर कनेक्टिंग अननोन रेजिस्टेंस एंड R इज द रेजिस्टेंस। देयर इज अ गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी वी स्लाइड ओवर दिस गैल्वेनोमीटर वायर, यहाँ पे स्लाइड करके हम बैलेंस पॉइंट पता करते हैं, लेट्स बैलेंस पॉइंट कम एट अ लेंथ ऑफ L, देन द रिमेनिंग लेंथ इज 100 माइनस L, एंड देन वी कैन अप्लाई द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, आमने सामने के रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट सेम होता है, एंड वी गेट अ फॉर्मूला फॉर द अननोन रेजिस्टेंस। ट्रूली स्पीकिंग मेरे ख्याल से सिंपल है, जिन बच्चों को थोड़ा दिमाग में है क्या कर पाओगे, डिस्क्रिप्शन भी पूछ दिया जाए, हमसे 3 मार्क्स में पूछते हैं बेटा, 2 से 3 मार्क में पूरा डायग्राम और डिस्क्रिप्शन, इसका 3 मार्क का क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो हमें आना चाहिए, और न्यूमेरिकल आता है तो 2 मार्क में आता है, क्योंकि न्यूमेरिकल इसका बहुत सिंपल होता है, सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर करना होता है, दैट्स अ वेरी सिंपल टास्क टू डू। सर वर्किंग थोड़ी हार्ड है इसकी। वर्किंग तो कहाँ हार्ड है बेटा, सिंपल ही तो है। देखो आपने की ऑन करके करंट फ्लो करने लगेगा, तो फिर गैल्वेनोमीटर के जॉकी को स्लाइड किया, उस तब तक स्लाइड करके देखते हो, इस पे आगे पीछे करते हो, वो पॉइंट ढूंढते हो जहां 0 हो जाए, और फिर तो तुरंत ही है ये। अच्छा ये थोड़ा सा ध्यान में रखने की चीज है। सर प्रैक्टिकल में सर हार्ड होगी। हाँ तो नहीं बेटा इतना नहीं होगा, प्रैक्टिकल बहुत आसान होता है। मीटर ब्रिज इज द इजीएस्ट प्रैक्टिकल, मीटर ब्रिज एंड ओम्स लॉ, ये 2 सबसे इजी प्रैक्टिकल होते हैं 12th क्लास में, तो और 2 जिसके आगे है लकीली उसको मजा आ जाते हैं फिर। यू विल परफॉर्म, इट्स वेरी इजी बेटा, कुछ नहीं करना होता, बैटरी वैटरी लगी हुई है, यहाँ अननोन लगाते हो और बस इसको स्लाइड करो, रीडिंग्स नोट करो,
और इससे डेटा निकालो, दैट्स इट। कितना छोटा सा प्रैक्टिकल होता है। यस सर। तो क्विकली क्या करो, फटाफट से इसको लिखो। अगेन आई विल शेयर अ डॉक्यूमेंट, प्रॉपर राइटिंग के साथ में मैं शेयर कर दूंगा, बट स्टिल आई विल लाइक कि आप कंस्ट्रक्शन खुद की लैंग्वेज में इसको बना पाए, ड्राफ्ट कर पाए, दैट विल बी द मोर अप्रोप्रिएट वे। कंस्ट्रक्शन हो चाहे वर्किंग हो, दोनों ही रट्टा मत मारो, खुद की लैंग्वेज में बनाना आना चाहिए। क्योंकि मैंने भी कोई रटा हुआ नहीं है, मैं दूसरी क्लास में लिखवाता हूँ तो वर्ड्स एक दो आगे पीछे हो ही जाते हैं, कोई चीज रटी हुई नहीं है इससे रिलेटेड हमें, है ना। सो जस्ट क्विकली डू इट। तो बेटा ऐसा समझ लो आपका ये पूरा मैंने वो करवा किया है, मतलब पूरा प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीज समझाई है आपको इसमें, है ना। तो हमारा बोर्ड का काम भी हो और उसका भी हो। तो बेटा इट्स कंप्लीट दैट स्पेलिंग ओनली, है ना, जो पहले लिखी थी हमने, JOCKEY। हाँ वही ना, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो इस पे बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन आएंगे, आपको बोल दिया जाएगा कि नॉन रेजिस्टेंस फाइंड करो, सेटअप दे देंगे कि एल इतने पे आता है, बैलेंस पॉइंट, देन फाइंड दिस। सर सबसे हार्ड प्रैक्टिकल कौन सा होता है? बेटा प्रैक्टिकल्स हार्ड आते हैं लेंस से रिलेटेड। ओके सर। हाँ, हालांकि हम लेंस वगैरह और सारा रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, बट एक्चुअल में क्या प्रैक्टिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसका, क्योंकि उसमें पैरेलेक्स रिमूव करने वगैरह का आता है, थोड़ा मतलब हार्ड होता है वो थोड़ा, और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, और कैलकुलेशन भी थोड़ी बेकार होती है। बट डोंट वरी, टीचर्स आपको एक दो बार सिखाएंगे, आप सीख जाते हैं। आपको बेसिक आती है चीज़ें तो वो तुरंत सीख जाते हो, फिर वो जुगाड़ होते हैं, मतलब ये कह लो यस वो सर। करने के। तो इस चैप्टर में बेटा हमने एक तरह से दो प्रैक्टिकल देख चुके हैं अपने 12th के सिलेबस के। वन इज दिस मीटर ब्रिज एंड वन इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो बहुत ही सिंपल होता है, V इक्वल टू आई आर का ग्राफ बनाना होता है। सर्किट होगा जिसमें आपका एक एमीटर लगा होगा, वोल्ट मीटर लगा होगा, एक रेजिस्टेंस होगा, रियोस्टेट होगा, दैट्स इट। और बस उसमें रेजिस्टेंस रियोस्टेट को चेंज कर करके V और I निकालते जाओ, वैल्यूज निकालो, ग्राफ बना दो, दैट्स इट। आई होप हमने 9th क्लास में 10th में किया होगा, ओम्स लॉ का भी प्रैक्टिकल किया होगा छोटी क्लास में। हाँ, तो वो भी 12th का भी पार्ट है वो। और अब आगे इसके बाद हम पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे, उसके दो प्रैक्टिकल होते हैं क्लास 12 में, तो वो इसके जस्ट थोड़ी सी देर बाद, मतलब इसका अगला टॉपिक वही है। तो दो प्रैक्टिकल और सीखेंगे हम आज पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड। आई होप दिस इज बेसिक बेटा, बस डायग्राम किसी तरह दिमाग में रखना, कोई टेंशन नहीं है, कभी कोई गलत नहीं होगा, काफ़ी बेसिक से हो जाता है, बस डायग्राम हमें दिमाग में होना चाहिए। बाकी मैं शेयर करूंगा, यहाँ एक स्केल भी होती है बेटा, वैसे मैंने बनाई नहीं है, बट एक 1 मीटर की यहाँ स्केल भी होती है वायर के साथ, जो मेजर कर सकती है लेंथ को, हम उसके से मेजर करते हैं लेंथ को, है ना। यहाँ पे स्केल होती है। सर ये जॉकी क्या लिखा है सर आपने इसमें? बेटा ये पॉइंट में यहाँ पे होती है एक स्लाइड करने के लिए, कंडक्टिंग वायर टाइप से होती है, जो वायर से जुड़ी रहती है, जिसको आप स्लाइड कर सकते हो इस पे, मतलब एक से दूसरी जगह मूव कर सकते हो उसे, ओके सर। है ना। मूवेबल एक तरह से समझ लो, कोई मूवेबल एक स्टिक टाइप से होती है छोटी सी,
यस सर। सर डन। डन। यस सर। चलिए बेटा, जस्ट क्विकली राइट दिस डाउन ऑल्सो। बेटे प्रैक्टिकल का भी पार्ट है, सो डू इट सिंसियरली। सारी चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए, याद होना चाहिए। ये सब कुछ आपको प्रैक्टिकल में भी लिखना होता है, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन वगैरह। कंस्ट्रक्शन तो फिर प्रैक्टिकल में ज़रूरत नहीं होती लिखने की, बट वर्किंग और इसका फॉर्मूला यूज करके फिर टेबल वगैरह बनाते हो आप, ऑब्जर्वेशन टेबल, एंड देन यू एंड अप फाइंडिंग द एक्स अननोन रेजिस्टेंस। सर डन। गुड। तो बेटा देखो, बहुत छोटी सी डिवाइस है, बहुत सिंपल है, आपके व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है, उसकी कंडीशन ही हमने यूज की है, वहां से तुरंत हमारा आंसर निकल के आ रहा है। तो इसके क्वेश्चंस के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला या हमें वैसे याद है तो बेटा बना के हम निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं होती है, वी कैन इजीली कैलकुलेट दैट। गुड टू गो। आगे चले। यस सर। चलिए बेटा, तो ध्यान रखे बेसिक बेसिक सारी बातें बेटा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट पोटेंशियोमीटर। एक बहुत ही अच्छी डिवाइस है बेटा, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल रेस्पेक्ट। ये पोटेंशियोमीटर का टॉपिक इस चैप्टर का भी कह सकते हो बेटा आपकी
काइंड ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये इस चैप्टर का भी। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और हमें अच्छे से करना होगा, ठीक है। और वो हो जाएगा बेटा इजीली, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान सी चीजें हैं। मैं इस तरह से सिखाऊंगा, आपको कुछ बेसिक चीजें सीखनी है, फिर अपने आप सब चीजें आ जाएगी। तो सबसे पहला टास्क तो वही है, क्या चीज ये पोटेंशियोमीटर काम क्या आता है। तो अगेन बेटा हम कहते हैं डिवाइस which is used to find EMF of a cell accurately। तो बेटा मोस्ट एक तरह से कह सकते हो किसी भी सेल का EMF फाइंड करने के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस अवेलेबल। हालांकि इसके और भी कई तरह के यूज होते हैं, हमें और भी कई तरह के काम देता है पोटेंशियोमीटर, बट वन ऑफ द मेजर यूज इसका क्या है, मेनली दिस इज यूज टू फाइंड EMF ऑफ सेल एक्यूरेटली। और हम बोलते हैं बेटा, तो अदर यूज में हम क्या लिखते हैं, टू कंपेयर EMF ऑफ सेल्स, to compare EMF of cells, और हम बोलते हैं बेटा टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये तीन चीजें हमें सीखनी है इससे रिलेटेड। तो हमारे एक तरह से ये कह लो ये तीन प्रैक्टिकल्स भी है पोटेंशियोमीटर के, जिसमें ये पहला प्रैक्टिकल बेटा इसकी केवल अंडरस्टैंडिंग है, तो ये जनरली नहीं पूछा जाता है, मतलब EMF फाइंडिंग। हमें प्रैक्टिकल जो एग्जाम में आता है वो मेनली दो से आता है, या तो हमारा EMF कंपैरिजन का या इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का। तो ये हमसे पूछा जाता है एग्जाम में, देखे तो हम। तो पहला डिवाइस हो गई कि क्या है क्या नहीं है, काम क्या आती है, टू कंपेयर EMF ऑफ सेल्स या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस, और मेन तो EMF एक्यूरेट फाइंड करने के। कि सबसे पहले तो हमें यही सीखना है कि EMF कैसे फाइंड करता है। ये इतना समझ आया हम लोगों को, क्लियर आता है यहाँ पे? यस सर। बिल्कुल बेसिक बात बेटा, तो डिफाइन किया है मैंने। अब देखो इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं बेटा, प्रिंसिपल की बात करें पहले हम। तो बेटा प्रिंसिपल क्या है, ये इसका प्रिंसिपल हुआ है बेटा सिंपली कि यदि किसी वायर से करंट फ्लो करता है, तो बेटा ध्यान से समझे, यहाँ पे ध्यान दो। यदि मान लो एक वायर है मेरे पास, एक ऐसे छोटा सा समझा रहा हूं मैं, इसका डायग्राम वगैरह कुछ नहीं बना रहा। मान लो एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है बेटा कुछ पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस R, और इसकी लेंथ L है, और इससे मैंने बैटरी अक्रॉस रखी और मान लो बेटा इससे करंट जा रहा है। तो इससे करंट जा रहा है और इसके एंड्स पे यदि पोटेंशियल V वैल्यू है बेटा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V इस वायर का, मान लेते हैं हम, मान लेते हैं इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस V है और इसकी लेंथ है L। तो मुझे बताओ पर यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? अरे बेटा पूरी लेंथ L है, L लेंथ का ऐसा समझो 10 पेन है, 10 पेन के 50 रुपए लगते हैं, एक पेन के कितने रुपए लगेंगे? सर 5। कैसे किया? 50 सर डिवाइड बाई 10। मैं बोल रहा हूं L लेंथ का पोटेंशियल है V, तो एक लेंथ का कितना होगा? हे भगवान, L by V। यस। मतलब वेरिएबल आती है, हम पता नहीं क्या होता है हमें। अभी तुरंत आंसर कर रहे हो, फिर से रिपीट करता हूं। मैं मार्केट गया और लेट से 10 समोसे खरीदे मैंने, और उनके पैसे लगे 120 रुपए। एक समोसा कितने रुपए का हुआ? अरे भगवान, इसमें कौन सी सर कैलकुलेशन आ गई? 12 हो गया ना? हाँ, 120/10। तो क्या किया, टोटल कितना है अपॉन टोटल नंबर कितना था। अब हम बोल रहे हैं एल लेंथ के अक्रॉस इतना पोटेंशियल ड्रॉप है, हम पूछ रहे हैं 1 लेंथ के लिए कितना होगा। तो इतनी लेंथ के लिए इतना है, तो 1 लेंथ के लिए V/L। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या बेटा? कोई चीज सिखाने की नहीं है, नो सर। ये बिल्कुल कॉमन सेंस से कुछ दिया हुआ हो तो हमें आता है समझ में। यस सर। चलो देखो, तो हम क्या बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल में, हाँ
It is based on calculating potential gradient and with its help finding potential for desired length। मतलब क्या हुआ समझे इसका। तो पहले बेटा इसमें एक टर्म यूज हो रही है पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पहले बेटा देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या भला। तो हम कहते हैं बेटा सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ वायर। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ को ही पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। वी विल डिनोट पोटेंशियल ग्रेडियंट विद सिंबल x हियर एंड दिस विल बी v अपॉन l यदि फॉर्मूला बनाया जाए तो, वेयर v इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस l लेंथ ऑफ वायर, अक्रॉस l लेंथ वायर। जितना भी होगा हमें सवाल में जितना भी लेंथ होगा उतना ले लेंगे। एंड व्हाट इज l? l इज द लेंथ ऑफ वायर। एंड व्हाट इज x? x क्या हो गया? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस फॉर यूनिट लेंथ। ये इसका फिजिकल या प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस हो गया। क्या इतना बात समझ आ रहा है? यस सर। अब बेटा बताओ मुझे एक समोसे के पैसे रुपए कितने लगते हैं पता है, और मुझे 15 समोसे लाने हैं, तो क्या करूंगा? कितने रुपए लेके जाऊं? क्या 15 मल्टीप्लाई बाई एक समोसे के कितने रुपए लगते हैं? यस सर। तो तुम्हें अब पता चल गया यूनिट लेंथ का कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। तो मैं तुम्हें पूछूं कि मेरे पास 5 मीटर लेंथ है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? क्या करोगे? मल्टीप्लाई किससे? x से। किससे? x से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या बात समझ में आई क्या? यस सर। अरे आ रहा है क्या समझ में? अरे तुम इसको यस सर समझ आ रहा है। बेसिक चीजों से रिलेट करो, इनको कंफ्यूज मत हो। व्हाट इज x? x यूनिट लेंथ की वैल्यू है। मतलब एक समझो एक चीज कितने की आती है, वैसा ही कुछ है। तो एक लेंथ ले लूं मैं यूनिट, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। मैं तुम्हें पूछूं l लेंथ के लिए कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, तो कैसे निकाल सकते हो? लेट्स से एक इसी में पोटेंशियल ग्रेडियंट जैसे निकाल लिया। इफ आई आस्क यू व्हाट इज, या मेरे को इसको उसकी टर्म्स में लिख लेते हैं, क्वेश्चन की टर्म्स में नहीं, नॉर्मल कॉन्सेप्ट की टर्म्स में लिख लेते हैं। लेट मी आस्क यू अ वेरी सिंपल थिंग। पोटेंशियल ड्रॉप फॉर लेंथ L, कैपिटल L। मान लो कैपिटल L के लिए पोटेंशियल ड्रॉप लिखना है तो क्या आएगा बताओ जरा। लेट्स कॉल इट V डैश। कैन आई राइट x इंटू L डैश? यस सर। लिख सकता हूं कैसे? सॉरी x इंटू L, क्योंकि x यूनिट लेंथ का है, L लेंथ कितना होगा XL। बस इस तरह से हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं तुरंत किसी भी लेंथ का। क्लियर है बात? अरे समझ तो आ रहा है? यस सर। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पोटेंशियोमीटर बनाया भी नहीं है। मैं केवल एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं जो उसके प्रिंसिपल में काम आती है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकाले। वायर की लेंथ मेजर कर ली, वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लिया, फिर x निकाल लिया। x क्या हुआ? v अपॉन एल, कि v कितना मिला हमने मेजर कर लिया है, l कितना मिला कर लिया, x निकल गया। अब बेटा जितनी भी लेंथ के लिए मुझे कोई पूछे, मुझे बार बार मेजर करने की जरूरत नहीं, मैंने x निकाल लिया, मैं उस x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इतनी बात दिमाग में बैठनी चाहिए। बैठी तो इसको फटाफट से लिखो, जल्दी से लिखो। नहीं बैठ रही है तो पूछो मुझसे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जानबूझ के बेटा इतना ज्यादा टाइम लगा रहा हूं कि हमें ये इतना अच्छा क्लियर हो कि हमें प्रैक्टिकल में भी हेल्प मिले। सर एक और बार समझा दो। हाँ बिल्कुल बढ़िया। समोसा खाने का मन हो रहा है क्या तेरा?
चलो नहीं देखो सर। बेटा, बेटा कुछ नहीं है, ऐसे समझो, हमें कहीं मतलब सिंपल सी बात बता रहा हूँ, सपोज करो कि हमें मार्केट से, वही बिल्कुल बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपके बार डिश चेंज कर देते हैं लेट्स से, है ना, आपके बार हम क्या करें, क्या खाना पसंद है, मान लो किसी को पेस्ट्री खाना पसंद है ना, तो मार्केट से हम पेस्ट्री लेने जा रहे हो लेट्स से। अब मुझे मान लो 20 पेस्ट्री लानी है, तो क्या लाइफ आसान हो जाएगी, मुझे पता हो कि एक पेस्ट्री के कितने रुपए है, तो क्या मैं अकॉर्डिंग रुपए ले जा सकता हूँ लेट्स से, ज्यादा भी नहीं, मान लो हमें एक्चुअल में पता है तो उसके हिसाब से रुपए ले जाएंगे हम, या घर वाले में उतने रुपए देंगे। तो तुमने पता कर लिया एक पेस्ट्री के रुपए लगते हैं सर 15 रुपए, तो तुम्हें 20 लानी थी, मतलब 20 मल्टीप्लाई बाई 15, 300 रुपए लगे। बोलो फायदा हुआ कि नहीं, ये एक चीज का पता था तो। यहाँ पे भी वही चीज की यस जाती है। सर। हम क्या करते हैं कि हमारे पास मान लो हम यूनिट लेंथ का पोटेंशियल निकाल लेते हैं। कैसे निकाले, हमारे पास जितनी भी बड़ी लेंथ है उसका पोटेंशियल मेजर किया, आया v, और उसकी लेंथ हमें पता है l है, तो v बाई एल करके यूनिट लेंथ का निकाल लिया हमने। तो यूनिट लेंथ का मिल गया, तो अब मैं आपसे कितनी भी लेंथ का पूछूं, मतलब आपको पता है बेटा एक की वैल्यू कितनी है, एक के लिए कितनी वैल्यू है, तो मैं कितनी भी लेंथ के लिए पूछूं, आप उस एक की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, आपको उतनी लेंथ का मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। तो अब हर बार हमें पोटेंशियल मेजर करना नहीं, एक बार पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, अब किसी भी लेंथ के लिए पूछे हम तुरंत आंसर बता देंगे। क्लियर, वैसे होगा। तो जल्दी से नोट डाउन करो इसे बेटा, फिर आगे बढ़ाते हैं कहानी। सर ये प्रैक्टिकल भी शायद से पहले कर रखा है हमने। पोटेंशियोमीटर थोड़ी किया होगा, किया है क्या? पता नहीं सर, कराओ लग रहा है। नहीं नहीं, पोटेंशियोमीटर नहीं किया होगा बेटा, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज भी शायद नहीं किया होगा, ओम्स ही किया होगा। हाँ सर, शायद ओम्स का ही आता है सर। हाँ ओम्स किया होगा, ये नहीं था बेटा 10th टेंथ में किया तक। था सर। हाँ 10th तक ही नहीं सिखाते हमें पोटेंशियोमीटर, मीटर व्हीट स्टोन ब्रिज और ये सब, है ना। तो ओम्स लो तो जरूर किया होगा आपने। डन है। आगे बढ़े बच्चों। सर डन।
देखो एक्चुअल में पोटेंशियोमीटर के वायर की लेंथ बहुत बड़ी होती है, ये लगभग 6 से 10 मीटर तक रेंज करती है, जनरली 10 मीटर लंबी लेंथ होती है हमारे स्कूल्स में, ठीक है। तो वो अभी हम वायर पेपर पे तो बना नहीं सकते, तो पेपर पे कैसे बनाएंगे अभी सीखेंगे हम। डन सर। गुड, चलो बेटा देखो अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं। अब कंस्ट्रक्शन आता है कि ये बनता कैसे है बेटा, क्या रहता है। तो हम बोलते हैं बेटा दिस इज मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 सर्किट्स बेटा। इसमें 2 सर्किट होते हैं, वन इज द प्राइमरी सर्किट एंड अदर इज द सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट बेटा सबसे खास बात क्या है, प्राइमरी सर्किट इज ऑलवेज फिक्स्ड। प्राइमरी सर्किट फिक्स्ड। तो आइए सबसे पहले जो चीज हमेशा फिक्स रहती है वो बनाना सीखे। तो सबसे पहले आपको हमेशा प्राइमरी सर्किट बनाना सीखना है बेटा कि कैसे बनता है, और वो हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि जितने भी एक्सपेरिमेंट करो सब में प्राइमरी सर्किट हमारा फिक्स टाइप से रहने वाला है। तो फटाफट से देखो कैसे बनता है प्राइमरी सर्किट। बेटा एक बैटरी कनेक्ट करते हैं हम, ठीक है, एक बैटरी लगा दी, एक की लगा देते हैं, एक रियो स्टेट लगाते हैं। ये सिंबल होता है बेटा रियो स्टेट का, आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा हो कभी ना कभी। और ये पोटेंशियोमीटर का वायर होता है, लेट्स कॉल इट ए। अब बेटा ए बी जो है ये वायर है पोटेंशियोमीटर का, बट ये एक्चुअल में बहुत बड़ा होता है, इसके 5-6 लाइन होती है, ऐसे होती है बेटा। एक लकड़ी का बोर्ड होता है, एक्चुअल में देखोगे जैसे मैं अगली क्लास में आपको एक इमेज बता दूंगा, तो यहां से जैसे इस ऐसे लकड़ी की लाइन चलती है वायर के, ऐसे बेटा। तो ऐसे लाइंस होती है खूब सारी, और यहाँ स्केल होती है रीड करने के लिए। बट पेपर पे हम ऐसे बनाने में दिक्कत होती है, तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज की के, दिस इज बैटरी लेट से बी, ठीक है, दिस इज रियो स्टेट आर एच, एंड दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर ए बी। तो अब बेटा मैं इन सबके ब्यौरा यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, प्राइमरी सर्किट जो फिक्स है वो ये है, तो ये हमें याद होना चाहिए बेटा। फिर भी इन शॉर्ट में लिख देता हूं, वायर ए बी जनरली बेटा 6 to 10 मीटर होता है ये, ठीक है। हम दिखाने के लिए एक लाइन में दिखाते हैं, ऐसे लाइन बाय लाइन होता है, क्योंकि इतना बड़ा 6 मीटर लंबा वायर बनाओगे तो फिजिक्स की लैब में ही नहीं आएगा, कहाँ से काम चलाओगे फिर। तो ऐसे लाइन से लिपटा हुआ होता है बेटा ये, जब 6, 7, 8, 9, 10 घेरे होते हैं इस पे। सेकंड, आपकी बैटरी बी, इसका वैल्यू हाई वोल्टेज होती है बेटा, ये जनरली हाई वोल्टेज लेते हो आप इसका। की के, ठीक है, एंड रियो स्टेट आर एच, इस तरह से डायग्राम में दिखाए अनुसार बेटा हो जाएगा। अब ये चीज ऐसी है जो हर सर्किट में कॉमन रहेगी, सो प्लीज रिमेंबर दैट दिस सेटअप जो यहां बनाया हमने, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या यहां तक कोई भी दिक्कत किसी को हो तो बेटा पूछ लो। कहीं कोई दिक्कत परेशानी है देन जस्ट आस्क मी कि सर प्राइमरी सर्किट में ये चीज समझ नहीं आई, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा दोबारा। मेरे ख्याल से बेटा कंस्ट्रक्शन है, हमें ध्यान ही रखना पड़ेगा कि क्या होता है इसमें, कुछ वैसे है नहीं, बाकी बेसिक चीज दिमाग में रहनी चाहिए। बट द पावर ऑफ दिस सर्किट, आपको इस सर्किट की पावर समझनी पड़ेगी बेटा। पावर इस सर्किट का कि प्राइमरी सर्किट लगभग फिक्स रहेगा हमेशा। अब सेकेंडरी सर्किट बेटा हम जरूरत के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सेकेंडरी सर्किट is changed, is different for different experiments, for different experiments.
है ना। ये स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये आई आएगा यहाँ फॉर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। मेरी बात समझ आ रही है सबको? क्लियर है? Yes, sir. तो सबसे पहला बेटा हम देखते हैं इसका सेल का ईएमएफ मेजर करना। तो यहाँ जो सेकेंडरी सर्किट हम बना रहे हैं वो हम इसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं कि हमें सेल का ईएमएफ निकालना है। मान लो इसका ईएमएफ है ई वैल्यू का बेटा, और यहाँ से इसे जा रहा है, यहाँ एक गैल्वेनोमीटर यूज होगा और यहाँ एक जॉकी होगी जिसको इस स्लाइड कर सकते हैं हम वायर पे। तो दिस इज द सेकेंडरी सर्किट सेटअप। तो हमारे ईएमएफ वाले के लिए ऐसा होगा, ये सिंपल सा टास्क बेटा। और यहाँ एक की लगाई जाती है, लेट मी इंसर्ट अ की ऑल्सो। तो जब ईएमएफ मेजर करना होगा तो हम एक कॉमन सा सर्किट में लाते हैं जिसमें एक की हो गई यहाँ पे K1, इस तरह का सर्किट हो गया बेटा, ठीक है। तो फॉर मेजरिंग ईएमएफ, फॉर मेजरिंग ईएमएफ सेकेंडरी सर्किट में क्या क्या हो गया? सेकेंडरी सर्किट is having a cell of EMF E, key K1 and galvanometer and jockey। क्या बात समझ में? jockey that can be moved over wire AB। इज इट गुड बेटा? समझ आती है क्या? यस सर। सी, प्राइमरी सर्किट हमेशा फिक्स होगा, सेकेंडरी सर्किट जरूरत के हिसाब से बदलेगा। तो फॉर मेजरिंग ईएमएफ सेकेंडरी सर्किट में ये सब होगा। तो एक बार बेटा फटाफट से इसको भी नोट डाउन करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट करो। बेटा सी, जनरली क्या होता है, इस टॉपिक को जब क्लास में पढ़ाते हैं तो टीचर जनरली इसको लीव करते हैं कि प्रैक्टिकल से ही होगा। बट मैं तो प्रैक्टिकल तो वैसे हम आप स्कूल में ही करोगे बेटा, अपने यहाँ तो होगा नहीं। तो मैं उस हिसाब से आपको पूरा डिटेल में ही बता रहा हूँ इस चीज़ को, ताकि प्रैक्टिकल करो तो आपको सब कुछ पता ही रहे। बाकी क्लास में जनरली बेटा इस टॉपिक को नहीं पढ़ाते हैं हम, जब क्योंकि स्कूल में तो प्रैक्टिकल करवाते हैं तो प्रैक्टिकल में ही सिखाते हैं उनको डायरेक्ट, और प्रैक्टिकल में इस टॉपिक को भी बता दिया जाता है। अब इनको ऐसे डैश डैश लगा के नहीं लिखना है। एनीवेज आई विल शेयर अ डॉक्यूमेंट, इसको थोड़ा लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है। दैट प्राइमरी सर्किट कंसिस्ट्स ऑफ अ वायर एबी ऑफ पोटेंशियोमीटर, इट कंसिस्ट एंड इट कंटेन्स अ बैटरी, अ की एंड रियोस्टेट जॉइंट्स इन द सीरीज, ऑलराइट। एंड इस तरह से बेटा आपका सर्किट वगैरह बनता है। मतलब 2 लाइन ढंग से लिखनी है इसकी। So what is written after secondary circuit is different for different? एक्सपेरिमेंट्स बेटा, ये वो कट गया था। लेट मी मेक इट करेक्ट इफ इट कैन बी डन। मिर्चा मिर्चा, ये देखो ये मिटता ही नहीं है कई बार। तो फॉर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स आई एम राइटिंग हियर, ये रे
ये दिक्कत है, कई बार यहाँ पे ज़्यादा होने लगता है फॉर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। एक्चुअली बेटा बस सेकेंडरी सर्किट हम बदलते जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में। प्राइमरी सर्किट फिक्स है तो इसकी फोटो दिमाग में छप जानी चाहिए, हमें याद होना चाहिए प्राइमरी सर्किट कैसे बना रहे हैं, हमें एग्जाम में भी काम आएगा, ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में ये बनाना पड़ेगा हमें, तो ये हमें याद होना चाहिए। बेटा बुक में डायग्राम एक अलग अलग डायग्राम भी दिया हुआ है, वो गलत नहीं है, वो उन्होंने इसकी हेल्प से ही दिया है ऐसा डायग्राम बना के, बट आई बिलीव कि इसके डायग्राम में थोड़ी सी दिक्कत होती है बनाने में, सो वी गो ऑन द पेपर विद दिस टाइप ऑफ डायग्राम, दिस इज अ मोर प्रिफर्ड वे। बट बुक में आपको इस तरह का डायग्राम मिल सकता है जो मैं नीचे बनाया हूँ, ऐसे लाइन बनाई हुई 2-3। डन। यस सर। चलो बेटा आगे बढ़ूं मैं। यस सर। चलो वर्किंग दोबारा ये सर्किट बनाते हैं फटाफट से। तो बेटा हम वर्किंग समझ रहे हैं, ईएमएफ निकालने K1 E बैटरी, इसकी कोई लार्ज वैल्यू होती है वो हम फिक्स कर सकते हैं, आप आगे सीखोगे बेटा कि K1 एटसेट्रा RH एटसेट्रा बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं वर्किंग में बेटा, कनेक्ट की K ऑफ प्राइमरी सर्किट, मतलब प्राइमरी सर्किट की K बेटा ऑन कर देते हैं हम। तो बताओ इसको ऑन करने से क्या होगा, क्या इस प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाएगा? थिंक अबाउट इट। अरे बैटरी की सब कुछ कनेक्शन पूरा बैठ गया ना, तो प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, कनेक्ट की K इन प्राइमरी सर्किट एंड मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ए, और वायर ए अक्रॉस बेटा हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेंगे। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, वायर AB के अक्रॉस जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हमने मेजर कर लिया, तो हमने क्या किया यहां पे, हमने फिर x निकालेंगे बेटा। लेट, अभी मुझे पता नहीं है, मैं लेता हूं, लेट लेंथ ऑफ वायर इज L, कैपिटल L मान ली मैंने, एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने यहां मेजर किया। तो बताओ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट x इक्वल टू V डिवाइड बाई L। क्या इतना समझ में आया क्या? यस सर। बेटा क्या किया हमने, सिंपल प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो करवाया, करंट फ्लो करवा के हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लिया, और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके हमने देख लिया कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वायर के, इसकी लेंथ हमें पता होगी पोटेंशियोमीटर के अकॉर्डिंग, तो हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिया। ट्रूली स्पीकिंग वैसे तो क्या होता है बेटा कि आपको ये पोटेंशियल ग्रेडियंट
प्रोवाइड ही कर दिया जाता है एक्सपेरिमेंट्स में, आप खुद से मतलब ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं होती इनकी, है ना, आपको कई बार ये प्रोवाइड ही कर देते हैं एक्सपेरिमेंट। चलो फिर दूसरा स्टेप क्या करेंगे, ध्यान से देखो बेटा। अब हम K1 की को भी ऑन कर देंगे, टर्न ऑन की K1 एंड स्लाइड दी जॉकी ओवर वायर AB। ठीक है, इस जॉकी को बेटा वायर AB के ऊपर स्लाइड करेंगे हम। डन। फिर बेटा हम क्या करते हैं, दो पॉइंट्स फाइंड करते हैं हम। लेट्स से एक पॉइंट P1 और एक पॉइंट P2 एंड फाइंड पॉइंट P1 and P2 where galvanometer shows deflection in opposite directions, तो हम बेटा ऐसे दो पॉइंट फाइंड करते हैं। मान लो इस वायर पे यहां मैंने टच किया, मान लो, तो मान लो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा था इस डायरेक्शन में, तो फिर मैं इस वायर पे बेटा कहीं और टच करके देखूंगा, मान लो इस डायरेक्शन में शो किया, तो क्या गैल्वेनोमीटर की दो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिल गया हमें? बात समझ पा रहे हैं हम? बेटा देखो इसको स्लाइड करेंगे, मान लो किसी पॉइंट पे टच किया, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया इधर, किसी और पॉइंट पे टच किया तो डायरेक्शन बदल गई। हमें किसी तरह दो जगह ऐसी निकालनी है इस वायर पे, बहुत बड़ा वायर होता है, जहां हमें डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफ्लेक्शन मिल जाए। क्या इतना समझ आता है? हाँ ना? यस सर। तो बेटा ये आसान होता है, देख के कोई भी बता सकता है गैल्वेनोमीटर में पहले डायरेक्शन कुछ थी और बाद में अपोजिट डायरेक्शन हो गई, डिफरेंट हो गया। तो क्या मैं सर्टेन हूं कि बिटवीन P1 एंड P2 कोई तो पॉइंट ऐसा होगा जहां पे गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आएगा? बोलो है कि नहीं? Yes, अरे पहले देखो ऐसा था, बाद में ऐसा हो गया, तो क्या बीच में जीरो से गुजर के गया होगा? यस सर। 100%, तभी तो डायरेक्शन बदली होगी। तो बीच में ऐसा पॉइंट जरूर आएगा बिटवीन P1 एंड P2 जहां पे डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। लेट्स कॉल इट P। सो now we check between P1 and P2 for zero deflection. Let zero deflection occur at point P। क्या बात समझे बेटा? क्या फायदा मिला? देखो बहुत बड़ा वायर था, तुमने P1 और P2 पास पास में फाइंड करके ये फायदा मिल गया तुम्हें कि यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन हो गया और आपको बिल्कुल इजी तरीके से आपका दायरा कम कर लिया। बेटा मान लो फिर P1 था, मैं यहाँ पे लेके गया, यहाँ P1 P2 की पोजीशन चेंज होती जाएगी। मान लो यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन इधर ही रहा और यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन इधर रहा, तो फिर से तुमने दायरा कम कर दिया चेक करने का। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? बेटा चेक करने की लेंथ को हम रिड्यूस करते जाएंगे, हम चेक करने की लेंथ को रिड्यूस करते जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे जीरो हो जाएगा डिफ्लेक्शन। गेटिंग इट? यस सर। ये प्रोसेस है पूरी। Yes, sir. क्या करोगे, वापस रिपीट करता हूं। मान लो एक जगह टच किया, मान लो यहां टच किया मैंने पास में बिल्कुल, डिफ्लेक्शन किधर आया, फिर मैं इधर टच किया, डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ आया, मैं इसको थोड़ा और इधर लाया, मान लो यहां टच करने पे भी इधर ही था और इधर था, मतलब रेंज और कम होगी जहां जिसके बीच में जीरो मिलेगा। फिर और इधर किया, फिर और इधर किया, मान लो अपोजिट डिफ्लेक्शन थे, मतलब इनके बीच में जीरो मिलेगा। तो ऐसा करते करते मैं उस पॉइंट पे आ जाता हूं जहां पे जीरो मिलता है मुझे। तो जैसे ही पॉइंट पे मिल गया, हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप, फाइंड लेंथ AP लेंथ निकाल लेते हैं हम। लेट AP इज इक्वल टू L, छोटा L बोल रहे हो उसे बेटा अभी हम। तो अब सिंपल सी बात सोचो कि इस P पॉइंट पे करंट जीरो हो गया इस सेकेंडरी सर्किट में, तो सेकेंडरी सर्किट में करंट जीरो हो गया होगा, तो क्या पक्की बात है कि जितना पोटेंशियल इस बैटरी का है, जितना EMF, उतना का उतना ही पोटेंशियल इस वायर के अक्रॉस भी हुआ होगा।
तभी तो दोनों पोटेंशियल एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो क्या? यस सर। चलो मैं तुमसे एक सिंपल Yes, सवाल sir. पूछता हूँ, हमने ये कर चुके हैं हम ऑलरेडी। मानो ये बैटरी ऐसी है और बैटरी ऐसी है, ठीक है, ऐसे उल्टी लगी हुई है इसकी। मैं तुम्हें पूछूं इसकी भी वैल्यू 10 है और इसकी भी वैल्यू 10 है। अच्छा ये दोनों सेम तरह से लगा दी मैंने, सॉरी, दोनों सपोर्टिंग लगा दी, उल्टी लगानी मतलब सेम तरह से लगानी थी बेटा। मैं एक सवाल पूछता हूं तुमसे, देखें आंसर करो। ये भी 10 है, इसकी वैल्यू है 2 ओम। बताओ इसमें कितना करंट जाएगा इस रेजिस्टेंस में? करंट निकालो इस सर्किट में। करो देखे, ट्राई करो, सिंपल सा सवाल है, ट्राई करो देखें। जस्ट ट्राई इट, व्हाट विल बी करंट? Zero. क्या जीरो आ रहा है क्या? Yes, sir. ट्राई कर लो, इक्वेशन लूप लो, लगा लो, कैसे भी लगा लो। या हमने एक और तरीके से सीखा था, ये तो इस पॉइंट पे जीरो बोलूंगा तो ये 10 और ये 10। क्या रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप है क्या? जीरो ही तो है, चाहे लूप है बेटा। Yes, sir. सर्किट में तुम्हें करंट जीरो Yes, sir. मिलेगा। 0. तो क्या मेरी बात को समझो, कर सर्किट में करंट जीरो तभी हो सकता है जितनी बैटरी का दोनों तरफ के पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, जब दोनों साइड के पोटेंशियल सेम हो तभी पोटेंशियल जीरो, करंट जीरो हो सकता है सर्किट में। तो हमने जैसे ही जीरो वैल्यू का पॉइंट फाइंड किया, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस वायर का था उतना को उतना पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गए, इसलिए सर्किट में करंट जीरो हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? हालांकि हमें यहाँ ये एक्सप्लेन नहीं करना, बट मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे किया, क्योंकि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसलिए समझा दे रहा हूँ। बाकी हमें इसमें नहीं सिखा बताना कि क्यों ऐसा हुआ है। इज इट क्लियर? अरे बेटा सही सर्किट में करंट जीरो कब Yes, होगा? sir. जब यहाँ का पोटेंशियल इस वायर एपी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ये देखो ये दोनों वैल्यू सेम है तभी जीरो होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो बस कुछ भी टेंशन नहीं है। अब ये पता चल गया एपीएल है, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे बेटा, थर्ड पॉइंट में ही आगे चलते हुए हमारी जो वर्किंग का थर्ड स्टेप है कि लेंथ एपी इक्वल टू, लेट से लेंथ एपी इक्वल टू एल, देन ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप across length L. And do you know what is potential drop of unit length? X. Yes. X. तो L लेंथ का पोटेंशियल क्या आ जाएगा? XL. बस यही आपका EMF हो गया। अरे EMF तो निकालना था, तो what is EMF? EMF is the X multiply by L. L मेजर कर लेते हैं हम, स्केल लगी होती है बेटा उससे, और L मेजर कर लिया हमने। ये Vx हमें पता ही है, ऑलरेडी मेजर किया हुआ है, X को L से मल्टीप्लाई करो, खत्म, EMF आ गया हमारा। गुड। और याद करो, Yes, sir. बताओ मुझे EMF की डेफिनेशन क्या होती थी? EMF इज द पोटेंशियल ड्रॉप व्हेन करंट इन द सर्किट इज जीरो। याद आ रहा है क्या? Yes, sir. तो देखो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हमने ऐसा इंतजाम कर दिया कि यहाँ पे सर्किट में करंट हमारे पास में जीरो हो गया। तो करंट जीरो हो गया तो हमें जो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा टर्मिनल्स के अक्रॉस, क्या वो पूरा पूरा EMF ही होगा? बिल्कुल EMF ही होगा। तो यहाँ से फिर हमने इसको यूज में ले लिया कि E उतना ही है जितना पोटेंशियल ड्रॉप है। सो नाउ ऑनवर्ड यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि जहाँ पे पॉइंट आता है उसे हम पॉइंट P जो है यहाँ पे उसको हम बैलेंस पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है? पॉइंट P is also called balanced point, ठीक है? एंड लेंथ L is also called balanced length. तो क्वेश्चंस जब आते हैं तो उसमें ऐसे वर्ड यूज होते हैं, बैलेंस्ड पॉइंट, बैलेंस्ड लेंथ, तो उसको हमें ध्यान में रखना है। और क्या बात क्लियर हुई कि कैसे हम कर रहे हैं इसको? Yes, sir. लेट मी रिपीट इट अगेन। क्या किया हमने? प्राइमरी सर्किट में की को बंद करके पोटेंशियल ड्रॉप मेजर कर लिया, लेंथ थी, हमें लेंथ मेजर कर सकते हैं, पूरे वायर की पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। फिर हमने क्या किया? पोटेंशियल ग्रेडियंट आने के बाद हमने K1 को ऑन किया, K1 को ऑन करके हमने इस पे स्लाइड किया, स्लाइड करके हमने पता किया कहाँ तो डिफ्लेक्शन मिल रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने पता किया कि किस पॉइंट पे जीरो मिलेगा। जहां जीरो मिला वो लेंथ मेजर की, और फिर तो काम खत्म था, क्योंकि यूनिट लेंथ का हमें पता है, तो कितने समोसे लाने उसके हिसाब से हमने निकाल लिया कि 10 लाने थे तो 10 का इतना हो जाएगा। आगे की बात समझ में? तो राइट Yes, sir. दिस डाउन। बेटा इतना पता है तो इसकी जो अगली एप्लीकेशंस है उनमें कुछ भी नहीं है, सेकेंडरी सर्किट चेंज होगा, 2 लाइन में आंसर होगा, क्योंकि उसमें हम ये यूज करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि पूरी वर्किंग पूरा प्रोसीजर समझ लिया है। अब इसकी जो ईएमएफ कंपैरिजन का है, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वो बहुत छोटा सा पार्ट है, पूरी यही चीज समझने की थी, पूरी काइंड ऑफ सब कुछ इससे रिलेटेड हमारा काम हो जाता है, तो हमें ये आना चाहिए। तो जल्दी से करें बेटा। सर आज बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। ज़्यादा तो नहीं है बेटा, थोड़ा कॉन्सेप्ट ऐसे थे कि इन डेप्थ थोड़ी एक्सप्लेनेशन नीडेड थी, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, बाकी पढ़ा ज़्यादा नहीं है, 2 ही तो टॉपिक पढ़े हैं हमने, मीटर ब्रिज और सर टॉपिक हार्ड थे सर दोनों। स्टार्टिंग अरे नहीं बेटा, प्रैक्टिकल आप प्रैक्टिकल करोगे ना तो देखना बहुत आसान लगेंगे। यस सर। एटलीस्ट थोड़ा आइडिया होगा तो हमें हेल्प मिलेगी प्रैक्टिकल में। ये मैं ऑलरेडी बता चुका ना शायद, कई को खोला हुआ है मैंने। ये हो गई वर्किंग इसकी, है ना। डन बेटा, जल्दी से लिख लो इसे। हो गया सर। Done, sir. सर डन। जस्ट 2 लाइन्स हो रहे हैं। इस लॉजिक को बेटू ध्यान रखिए, करंट तभी जीरो होता है जब दोनों तरफ का पोटेंशियल सेम होता है, आपके इधर और उधर का। तो यही लॉजिक हम काम में लिया है यहाँ पे कि ईएमएफ तब वो हो जाएगा जो उस लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो दिस इज द सिंपल लॉजिक वी हैव यूज्ड हियर। तो बेटा एक बार जरूर पढ़े इन चीज़ों को, अगली क्लास जब होगी हमारी उसमें हम ऑलमोस्ट इसको सारी चीज़ें एक बार अच्छे से करते हुए इसको ख़त्म करेंगे फिर हम, है ना। तो मैं कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी करवा दूंगा इस पे आपको, ताकि हम थोड़ा कम्पिटिटिव उस पर भी कर पाए इसे। यस सर। लिख लिया? सर डन। चलो बेटा, देन विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू। सर